Hello everyone, I am Divya Mishra, All India Rank 28 in UPSC Civil Service Examination 2020. स्ट्रैटेजी के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन, एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और जिस दिन हमने एग्ज़ाम दिया उस दिन क्या क्या सही हुआ और क्या क्या गलत हुआ, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है अपनी जर्नी का, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। सो आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? लेट्स रिवाइंड टू द एग्ज़ाम डे। नाइट बिफोर द एग्ज़ाम, सो मेरा टारगेट ये था कि 7 PM के अराउंड सारी चीज़ें कंक्लूड कर देनी है। डिनर 7 या 7:30 तक कर लेना है एंड देन आई विल गो टू स्लीप, हैव अ साउंड स्लीप मोर देन 8 आवर्स इफ़ पॉसिबल। एंड देन अगर प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही 9 बजे 9:30 बजे पेपर का टाइम रहता है, तो उससे काफ़ी पहले उठना है, 6 बजे सुबह एटलीस्ट उठना है और अपने सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है। ये प्लानिंग थी, पर हो क्या जाता है क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे फैक्ट्स हैं, अगर प्रीलिम्स हैं मेंस हैं तो भी बहुत सारे फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो दिमाग में उनका रेसिड्यू रह जाता है, तो थोड़ा सा एक एंक्शसनेस रहा करती है। तो मैं क्या करती हूँ इस टाइम पे, थोड़ा सा मुझे पोइट्री में इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत सारी हिंदी पोइट्री पढ़ा करती हूँ। वो मुझे काफ़ी रिलैक्स करती हैं और धीरे धीरे पता नहीं चलता है लेकिन नींद आ जाती है। एंड थैंकफुली वो इस बार जो थी वो थोड़ा सा ड्रीमलेस स्लीप थी, साउंड स्लीप थी। मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम ब्रेकफास्ट तक का पूरा जो काम था, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना होता है, तो उसको 1.5 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश की। उसके बाद उसमें ये बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपके पास आपका एडमिट कार्ड हो, आपके पास अपना ID कार्ड हो, सारी जो पेन्स जो मेंस में आपको यूज़ करने हैं वो आपके हों, कई हों आपके पास, क्योंकि कई बार पेन ख़राब हो जाते हैं या कुछ भी इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं, तो वो हों आपके पास। अगर आपको कुछ मैप वगैरह बनाने हैं और कुछ स्केल्स का यूज़ चाहिए, तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। GPS वगैरह में देख लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पे है, पर मैं प्रेफर करूँगी और हमेशा से करती आई हूँ कि जब भी आपका एग्ज़ाम जहाँ हो रहा है, आप वहाँ पे एक दिन पहले, आप या जो भी आपके साथ गार्जियन जा रहे हो, वो एक बार होके आ गए हों, ताकि उस दिन ये ना हो कि आपका रास्ता नहीं पता चल रहा है और प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हो रही है। तो ये सारी जो अनसर्टेनिटीज़ या अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इसको आप रिड्यूस करने की मैक्सिमम कोशिश करिए। अगर आप रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो योगा वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ भी जो आपको थोड़ा सा एनर्जाइज़ करे, उस एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करिए। काफ़ी समय से पहले ही आप एग्ज़ाम हॉल के लिए निकल जाइए, वहाँ समय से पहले पहुँचिए, अपने आप को टाइम दीजिए रिलैक्स होने का। रीचिंग द सेंटर, तो हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं, मैं अपने फादर के साथ गई थी। बहुत भीड़ होती है, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, उनके गार्जियन होते हैं, कई बार एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ हो सकता है। आपका कंपटीशन आपके सामने मैनिफेस्ट होता है ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में। तो लेकिन मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आई थी, बिकॉज आई वॉज कम्फर्टेबल विद माई प्रिपरेशन। आई न्यू जो हम लिखेंगे उसी के हिसाब से मार्क्स आते हैं, लोगों को देखने से और बहुत ही घबराने से इन सब चीज़ों से नहीं आते। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जा कर के अपना सीटिंग एलोकेशन देख लिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जो सीटिंग एलोकेशन होता है वो प्रीलिम्स में तो आपका दोनों GS1 GS2 में सेम रहता है, CSAT के लिए भी और GS के लिए भी। लेकिन जब आप मेंस दे रहे होते हैं, तो जो आपका ऑप्शनल वाला डे है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि सीटिंग एलोकेशन ऑप्शनल वाले डे चेंज हो जाता है। तो थोड़ा आप ध्यान रखिए, कई बार स्टूडेंट की गलती कर देते हैं, वो अपने GS वाले सीट में चले जाते हैं और पता चलता है वहाँ तो कोई और बैठा था, तब तक काफ़ी टाइम हो चुका होता है। अच्छा, इससे पहले सीटिंग एलोकेशन जब आप देख लेंगे, उसके बाद जब टाइम होगा आप राइट टाइम पे एंटर करिए। मैंने देखा है लास्ट मोमेंट तक कई बार पढ़ते रहते हैं जब बेल बज चुकी होती है सेंटर में जाने के अंदर। ये गलती मत करें। कई बार स्टूडेंट्स को इसमें कुछ नहीं तो जो वहाँ पे गार्ड्स हैं वो थोड़ा सा एक नेगेटिव टोन में आपसे बात ही कर देंगे, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से भी मत करिए, आप टाइम पे पहुँचिए। वहाँ पे जाके आप फ्रेशन अप हो सकते हैं, अपनी सीट पे बैठ जाइए और उसके बाद जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वो डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। जब आप वहाँ पे बैठ जाते हैं तब फिर से बहुत सारे स्टूडेंट्स से आपस में बात करेंगे और ये सारी चीज़ें रहती हैं। कोई आपसे कुछ पूछता है तो आप बी हेल्पफुल, क्योंकि क्या पता आपको कब ज़रूरत पड़ जाए। जनरली मेरे केस में बहुत प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैं अपनी सीट में जाके बैठ गई थी और उसके बाद आई वॉज इन माई थाट्स ओनली। आई वॉज थिंकिंग कि पेपर कब मिलेगा और आई वॉज ट्राइंग टू मैनेज द सेकेंड्स ऑल्सो कि कब कितनी देर में क्या करेंगे, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। और जब मेंस होता है तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं एक बार विजुलाइज़ करने के लिए कि सामने आपके क्वेश्चन पेपर आ गया है और उसमें ये 1 to 10 क्वेश्चन हैं और 11 to 15 हैं। आप किस सीक्वेंस में करेंगे, ये थोड़ा सा आप खुद को कंडीशन कर सकते हैं उस टाइम पे।
गेटिंग द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ जाता है, स्पेशली जब प्रीलिम्स का होता है तो आपको एक प्रॉपर टाइम रहता है कि आपको उसको ओपन नहीं करना है, आपको उसमें डिटेल्स, रोल नंबर वगैरह फिल करने होते हैं, तो उसको डिलीजेंटली फॉलो करिए। फिर वही होगा, अगर आपने ओपन कर लिया, धीरे से देखने की कोशिश की, इन्विजिलेटर देखेंगे वो आपको टोकेंगे, वो फिर एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो उन सब चीज़ों से बचिए, आपको एम्पल टाइम मिलता है सॉल्व करने का। मेंस में मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो आपको 1 to 10 स्टार्ट करना है, 11 to 20 स्टार्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप उस समय देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं और कौन से क्वेश्चन इन दोनों के मिडल में आते हैं। तो अपना आप प्रायोरिटाइजेशन कर लीजिए कि मैं जब जैसी कॉपी में लिखने का साइन ऑन होगा तो आपको कैसे उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। तो ये जो टाइम आप यहाँ पे 2 मिनट या 3 मिनट सेव करेंगे, ये आपकी थ्रू आउट पेपर ये 2-3 मिनट बहुत काम आएंगे और इनका इम्पैक्ट आपकी रैंक तक में जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार आप रेडी रहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो 2019 का ऑप्शनल का पेपर था, फ़िलासफ़ी का पेपर 1, उसमें क्या हुआ, लाइट चली गई। ठंडी का टाइम चल रहा था, पूरा अंधेरा हो गया, पेपर हाथ में था लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। तो करीब 10 मिनट के आसपास, 9-10 मिनट पूरे चले गए जब लिखने का टाइम आ चुका था और 10 मिनट कंप्लीट वेस्ट हो रहे थे। तो अब जब इस तरह का हो जाएगा तो आपको पता है 10 मिनट का टाइम एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन इससे अपने आप को डिमोरलाइज़ नहीं होने देना है। अब आपके पास जो बाकी बचा हुआ टाइम है, आप उसमें पूरा उसको लिखिए। और इस चीज़ को पहले भी आप ये जानना कि इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, तो आप इसके लिए रेडी रखिए खुद को। अपने पास पानी रखिए, अगर आपको कुछ लगता है एंग्जाइटी हो रही है कुछ भी, आप उसको पीजिए। और एग्ज़ाम पेपर को देखने के बाद कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो जब आप प्रायोरिटाइजेशन कर रहे थे तो उन क्वेश्चंस को आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा मत करिए अगर वो डिफ़िकल्ट हैं लेकिन अगर आपकी रीच में हैं तो आप उनको बिल्कुल नहीं अटेम्प्ट करेंगे। ये वाली गलती मत करिएगा, आप उसके लिए टाइम ज़रूर एलोकेट करिएगा। This is the paper attempting strategy. I have the paper of prelims GS1 of 2020 and I'm going to solve it. So सबसे पहले हमने पेपर देखा। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ये। फर्स्ट है आधार मेटा डेटा का, तो मुझे लगा ओके ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स बेस्ड है, हल्का सा इसमें टेक्निकल पॉइंट होगा, मैंने इसको अभी कुछ देर के लिए छोड़ दिया है, मैं इसको नहीं अटेम्प्ट करने जा रही हूँ। इमीडिएटली जब मैंने सेकंड क्वेश्चन देखा, इट इज़ राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन द मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नॉट एट ऑल। I clearly know A option is not possible. Removal of the government, no. Lok Sabha has more powers. Making cut motion, Lok Sabha has more powers. तो बचा क्या, B ऑप्शन। तो इसमें A को तो इमीडिएटली कर दिया और C और D में क्योंकि ये लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये अटेम्प्ट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इट्स अ लार्ज बिग क्वेश्चन। अब मुझे पता है कि जब मैं इसको पढ़ूंगी तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम फैक्टर की वजह से आई एम गोइंग टू इमीडिएटली गो टू फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। Fourth is which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability directly from the Lakshmikant, और इसका है right to equality, 4 का D ऑप्शन, क्योंकि इक्वालिटी आती है आर्टिकल 14 to 18 और जिसमें से कि अनटचेबिलिटी आता है आर्टिकल नंबर 18 में। अब क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इट इज़ राइट अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी आर्टिकल 50 में आता है, जिसको आप लक्ष्मीकांत में देखेंगे DPSP के राइट पेज में टॉप में सेंटेंस मिलेगा और उसमें है डायरेक्ट आंसर आएगा 5th का B, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से इस क्वेश्चन को देख करके अप्रोच रहेगा। फिर नेक्स्ट में गए एंड आई हैव दिस 7th क्वेश्चन, अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। होता क्या है, देखिए छोटे क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्टली आते हैं तो उसमें आपका टाइम बहुत सेव होता है। जब हम प्रीलिम्स के पेपर को देखते हैं तो अप्रोच यही होना चाहिए कि सबसे पहले जो हमें आ रहा है हम उसको अटेम्प्ट करें और उसके बाद हम जाएं थोड़ा सा मीडियम वाले में और फिर बाद में लास्ट में जाएं डिफ़िकल्ट वाले में। तो 7th में है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज़ अ लिमिटेड गवर्नमेंट, ये डेफिनेशन ही है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो ये जो हैंडीक्राफ्ट वाला क्वेश्चन है, आई स्टिल रिमेंबर जब पहली बार पढ़ा था बहुत ईजी लग रहा था, लेकिन एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये पूरा पेज ऑलमोस्ट हिस्ट्री का है। ये क्वेश्चन रिलेटिवली डिफ़िकल्ट था तो मैंने इसको उस टाइम के लिए छोड़ दिया था, इसको बाद में रिविजिट किया था क्योंकि इसमें मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज थी। तो ये तो प्रीलिम्स का था। और इसके अलावा जब मेंस में आपके पास पेपर आता है तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि आप पेपर देख करके डिसाइड करिए कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको एकदम आते हैं, आप उनसे फेमिलियर हैं, उनको मार्क कर लीजिए।
आपको कॉपी मिली, आप उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिए। उससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा और उस टाइम को फिर आप यूज़ कर सकते हैं उन क्वेश्चंस में ज़्यादा एनालिटिकल हैं और जिसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जब हम मेंस का पेपर देखते हैं तो क्योंकि टाइम बहुत उसमें फ़ास्ट काम करना होता है, आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है कि आप अपना वॉच में टाइम देखिए और आप वो टाइम उसमें नोट डाउन कर दीजिए उस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन इस टाइम से पहले पहले आपसे हो जाना चाहिए। और अगर आप उस क्वेश्चन में और वो टाइम हो गया, इमीडिएटली स्किप द क्वेश्चन, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने उस टाइम पे उसको नहीं छोड़ा तो बाद में जब आप वापस आएंगे तब तक टाइम नहीं बचेगा। आपको लगेगा कि हम बाद में सेव कर लेंगे, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। 20 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स और वो बहुत जल्दी ओवर हो जाते हैं। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने प्रीलिम्स को देखा था तो आई हैड नो आइडिया कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से एंड करते हैं। आई जस्ट स्टार्टेड और स्टार्ट करके बस कर दिया, लेकिन नॉलेज बेस ठीक था तो आई क्लियर द प्रीलिम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। सेकेंड में आई गॉट मोर स्ट्रेटेजिक अबाउट माई स्ट्रेंथ एरियाज़, माई वीक एरियाज़ और कैसे पेपर को स्ट्रेटिफाई करते हैं अलग अलग लेयर्स में, ईजी टू डिफ़िकल्ट। और दिस टाइम इन माई थर्ड अटेम्प्ट आई वॉज वेरी थॉरो इन दिस अप्रोच कि सबसे, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया कि ये इजी है, उसको सबसे पहले कर दिया। जो क्वेश्चन लेंदी है उसमें गए नहीं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। ऐसे करके टाइम थोड़ी थोड़ी जगहों पे बचाना है और जो इजी है उसको सबसे लो हैंगिंग फ्रूट सबसे पहले लेने हैं और फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्ट में जाना है। इनफैक्ट प्रीलिम्स की मैं बात करूँ तो मैं अपने फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने 80 क्वेश्चन हमेशा मैं अटैम्प्ट करती थी, पर इस बार मुझे पता था कि मेरी एक्यूरेसी अब क्वेश्चंस में बढ़ गई है, तो मैंने जो ओवरऑल क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे वो सिर्फ 75 थे, लेकिन मेरे जो मार्क्स आए हैं वो फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट से मच हायर आए हैं। इसका मतलब ये भी एक लेसन है कि ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना भी ठीक नहीं है। एक और चीज़, कई बार क्वेश्चन पेपर लगता है कि डिफ़िकल्ट है और हम तब भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक सेट होता है कि हम इतने क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट करके आएंगे ही आएंगे। ये एक गलत नोशन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आपको लग रहा है और आपकी प्रिपरेशन डिसेंट लेवल की है, इसका मतलब है कि वो पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट है। ओवरऑल कट ऑफ ही हो सकता है लो जाए, तो आप केवल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप वो अटैम्प्ट करिए जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। यही प्रीलिम्स का एक मंत्र है जो आपको फॉलो करना चाहिए। सो फिनिशिंग द पेपर, आपके पास प्रीलिम्स का पेपर है, उसकी OMR शीट है। करना क्या चाहिए कि या तो आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने एक बार अपने पेपर में मार्क कर दिया आंसर और OMR में साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, बट मुझे लगता है वाइजर स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप एक बार जितना पेपर आपको वन गो में आ गया उसको एक बार आप श्योर है कि ये क्वेश्चन इनका आंसर यही होगा, फिर आप उसको OMR पे जाइए। तो मैं क्या करती हूँ, लास्ट का टाइम सेव कर देती हूँ OMR के लिए और एक टाइम के बाद क्या करती हूँ OMR और पेपर साथ में, और ये टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ एग्जाम होता है ताकि बाकी टाइम मैं थोड़ा मेंटली फ्री रहूँ कि सिर्फ पेपर सॉल्व कर रही हूँ। और सबमिट करने से पहले आप OMR को एक बार देख लीजिए, सारे डिटेल्स सही फिल तो हैं, कोई ऐसा तो क्वेश्चन नहीं जो आपको आता था आपके पेपर में मार्क है पर OMR में आपने मार्क नहीं किया है, ये सारे क्वेश्चंस आप ढूंढ लीजिए। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स का। मेंस में क्या है कि टाइम की अगेन शॉर्टेज रहेगी, तो आप क्या करिए, वैसे मेरे साथ क्या हुआ था इस बार जो GS1 का मेंस का पेपर था, आई रिमेंबर 2 से 3 क्वेश्चंस में मैं कंक्लूजन नहीं लिख पाई थी और मैंने इन कंक्लूजन को छोड़ा इसीलिए था क्योंकि मेरा टाइम ओवर हो चुका था उन क्वेश्चंस को करने का, तो मैं मूव कर गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर मैंने उन क्वेश्चंस को अल्टीमेटली मैं नहीं कर पाई 2-3 क्वेश्चंस के कंक्लूजन। तो इससे बहुत पैनिक में नहीं आना है, इट इज़ ओके। लेकिन जिस समय आप कर रहे थे बिगनिंग में ही, तब आप ध्यान रखिए कि जो 10 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनमें कंक्लूजन छोटा भी होगा चलेगा, लेकिन जो 15 मार्कर हैं उनमें कंक्लूजन और जो बॉडी है एटलीस्ट उसकी क्वालिटी सफ़र ना करे टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से। तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। और जब पेपर वो लेना शुरू करते हैं एक रो के थ्रू थोड़ा होता है, तो हो सकता है आप बिगनिंग में बैठे हैं तो आपको पहले मिला और आपसे पहले ही ले लिया गया, और जो बाद में बैठे हैं उनको लेट मिला, लेट लिया गया। या फिर कुछ लोग होते हैं वो बहुत पहले फिनिश कर लेते हैं, दे विल बी लाइक दिस डूइंग दिस एंड लुकिंग हियर एंड देयर। तो या फिर कुछ लोग बस ऐसे बैठ करके कर रहे होते हैं, या फिर दे विल बी डूइंग ऑड एक्टिविटीज़। तो अगर आप पेपर कर रहे हैं आप बिल्कुल इस पर फोकस ना करिए, आप सिर्फ अपनी कॉपी देखिए, अपना पेपर देखिए। इट इज़ योर एग्ज़ाम, इट इज़ योर डे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। तो सेल्फ एश्योर्ड रहिए, अलर्ट रहिए, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को हिलने ना दीजिए। और जब इन्विजिलेटर आए आप अपना कॉपी अच्छे से करके उनको दीजिए, उससे पहले देखना हो तो आप देख लीजिए। और उस समय ये ना हो कि वो आपका वेट कर रहे हैं और आप ऐसे बैठे हुए हैं। वो सब प्रैक्टिसेस एज अ स्टूडेंट बहुत एथिकल भी नहीं होती। आपका टाइम था, आपने यूज़ किया, अब आप दीजिए। दोनों प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, उनके बीच में गैप होता है 3 आवर्स का। मेंस में 2 पेपर जो होते हैं दोनों, उनके बीच में गैप होता है 2 आवर्स का। अब इसमें आपको अपना लंच करना होता है, लंच के बाद थोड़ी सी लेथार्जी आ जाती है, बट यू हैव टू बी अलर्ट। तो उसके लिए क्या करिए कि कॉफ़ी, टी, जैसा भी सीज़न है उसके हिसाब से जूस
और लिक्विड्स ये सब आप ले सकते हैं। बहुत हैवी लंच मत लीजिएगा। होता क्या एग्ज़ाम के बाद भूख एक्चुअली लगती है, लेकिन आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप स्ट्रैटेजी किसको लीजिए, क्योंकि इट्स अ बैटल, यू आर इन द बैटल फील्ड, एवरीथिंग हैज़ टू बी राइट फॉर यू दैट डे। सो कमिंग आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल, हम बाहर निकल रहे होते हैं, ऐसे आता है तो ऐसे के पेपर में डिस्कशंस, आप कॉरिडोर में जब उतरेंगे तो सुनेंगे कि पेपर बहुत इजी था, वो तो वैसे ही आया, कुछ लोग कहेंगे जैसे कि मैंने प्रैक्टिस किया था, कुछ लोग कहेंगे कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल था। तो ये सारे कमेंट्स हैं, दे आर वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल कमेंट्स। तो इन सब से बिल्कुल ओवरवेल्म नहीं होना है आपका। जैसे अगर आप मेंस के पेपर में हैं तो इसका मतलब है आपका अगला GS3 या GS4 का पेपर होगा या फिर ऑप्शनल का पेपर होगा, तो आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए और आप थोड़ा सा इन थॉट्स में रहिए, पॉजिटिव रहिए। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं गई थी तो ये सब बाद में मैं यूज्ड टू हो गई थी इन सब डिस्कशंस के कॉरिडोर में। और फिर आकर के जैसे मेरे फादर थे, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, तो जाना और बताना कि हाँ पेपर कैसा हुआ, कोई पेपर मेरा क्वेश्चन मिस नहीं हुआ था, सारे आंसर किए थे, जो कंक्लूजन जैसे रह गए थे तो आई टोल्ड हिम कि भाई कंक्लूजन तो मैं नहीं कर पाई उनके 2 के कंप्लीट। सो इस तरह की चीज़ें जब आप बोल देते हैं तो थोड़ा आप रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि आपको अगले पेपर के लिए भी जाना है। बाकी जब आप इस समय ट्रैवल कर रहे होते हैं उस समय भी आप लिक्विड्स लीजिए, आप कुछ उस समय कुछ खा लीजिए, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि एकदम से डी एनर्जाइज रहती है बॉडी उस समय, आपको अगले पेपर के लिए तैयार होना है। और जो GS1-2 के बाद GS3-4 नेक्स्ट डे होता है, तो उस दिन भी जा कर के कुछ लोग जस्ट डायरेक्टली पढ़ने लग जाते हैं या फिर रात को देर तक पढ़ते हैं, जबकि आपको अगले दिन फिर पेपर लिखना है। तो GS3-4 में एनर्जी डेफिसिट ईजिली आ जाता है इस तरह की रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से। तो आप उस दिन भी एडिक्वेट स्लीप लीजिए, आप पढ़ने पे फोकस मत रखिए। आप एग्ज़ाम बस हल्का फुल्का कुछ 1 घंटे का हो तो देख लीजिए, अदरवाइज़ आप उस दिन मत पढ़िए। आप अच्छे से खाना खाइए, साउंड स्लीप लीजिए और अपना जो रूटीन आपने किया था 1 दिन पहले, आप उस तरह से इसको एग्जीक्यूट करिए। एज़ फार एज़ कॉन्फिडेंस आफ्टर राइटिंग द एग्ज़ाम इज़ कंसर्न, तो जब प्रीलिम्स होता है तो थोड़ा सा बहुत पता नहीं चलता, एक फीलिंग रहती थी कि पेपर ठीक हुआ है, लेकिन घर जाने के बाद 3-4 दिन में काफ़ी कीज़ आने लगती हैं आंसर की, तो उनसे पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, इस बार कट ऑफ से अच्छे खासे मार्जिन से इट इज़ क्लियर्ड। फाइनल रिज़ल्ट, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जो रिज़ल्ट आएगा जिस दिन एक्चुअली आया उससे 3 दिन बाद आएगा, लेकिन आई गॉट अ कॉल, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द प्रीलिम्स पेपर्स, आई गॉट अ कॉल, मेरे फादर की मेरी कॉल थी एंड ही टोल्ड मी कि ये रैंक है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। So I was overwhelmed for it went on for some time. I called my mother, I told her, I called my sibling, told them, some of my teachers, I told them also, and then the emotion got over and फिर धीरे धीरे हम रियलिटी की तरफ आने लगते हैं, क्योंकि दिस UPSC जर्नी हैज़ बीन कम्प्लीटेड, और फिर आगे जो चीज़ें हैं उनको प्लान करने लगते हैं क्या करना है। जैसे कि मेरा कुछ और भी एकेडमिक इंगेजमेंट थे, आई गॉट बिजी इनटू दैट। इट वाज लाइक अ रेमिनिसेंस एक्सपीरियंस फॉर मी, इट हैज़ ब्रॉट बैक सो मेनी मेमोरीज ऑफ द एग्ज़ाम डे। सारी चीज़ें जो उस दिन गलत से या फिर अगर मैं अगला अटैम्प्ट दूँ तो शायद मैं उनको फिर से इम्प्रूव करूँ। मुझे लगता है कि लेसन्स आर लाइंग एवरीवेयर इन दीज एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव शेयर्ड विद यू ऑफ माइंड। आप इन लेसन्स को मैं होप करती हूँ कि पिक करेंगे, और जो आप एग्ज़ाम अपना जा कर के अटैम्प्ट करेंगे उसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे जो मैंने की, और अपने जो मेथड्स हैं वो ज़्यादा रॉबस्ट बनाएंगे, जो आपके लिए ज़्यादा मार्क्स फेचिंग हो, आपकी रैंक बेटर से बेटर जो डिज़ायर्ड रैंक है वो लेकर के आएँ। सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।